स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और हर कोई ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहा था और उसी भीड़ में सोनम अपने पापा, अपनी मौसी और मौसेरा भाई के साथ ट्रेन का आने का इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन आती है, प्लेटफॉर्म पे लगती है। जैसे ही प्लेटफॉर्म पे ट्रेन लगती है, भीड़ अधिक होने की वजह से कौन किस डब्बे में चढ़ रही है किसी को भी नहीं पता लगता है। सोनम और उसका परिवार स्लीपर कोच में चढ़ जाता है, जबकि उनके पास जनरल डब्बे का टिकट होता है। जैसे ही वो स्लीपर कोच में चढ़ करके अपने एक सीट देखते हैं, उस सीट पर जा करके बैठते हैं, तो उस सीट में बगल में एक व्यक्ति बैठा होता है और वो कहता है कि आपका जो टिकट है वो जनरल डब्बे का और आप स्लीपर डब्बे में चढ़ गए हैं। अब जैसे ही सोनम के पापा को ये बात पता लगती है, वो तुरंत उस ट्रेन के डब्बे से उतर करके बाहर जाते हैं, जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो उतर रहे होते हैं, उनका पैर स्टेशन पर फिसल जाता है और इसी बीच धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ने लग जाती है। अब जैसे ही सोनम का मौसेरा भाई देखता है कि मौसा ट्रेन से गिर गए हैं, वो भी ट्रेन से कूदता है मौसे को उठाने के लिए। इसी बीच ट्रेन जो है वो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ लेती है। रफ्तार पकड़ती है तो सोनम और उसकी मौसी को लगता है कि हो सकता है कि पापा और भाई दोनों अलग डब्बे में चढ़ गए होंगे, तो वो दोनों अपने पापा और भाई को आवाज़ देने के लिए ट्रेन की दोनों अलग अलग दिशा में दोनों लोग निकल जाते हैं। सोनम एक तरफ बढ़ती है और उसके पीछे पीछे एक व्यक्ति चल रहा होता है। ट्रेन कुछ दूर जाती है और आउटर पर जाकर के रुक जाती है और पीछे जो व्यक्ति सोनम के चल रहा होता है वो कहता है, सोनम तुम यहाँ पर उतर जाओ, मैं तुमको उतार देता हूँ और चलो मैं तुमको स्टेशन पर पहुँचा दूँगा। और हो सकता है तुम्हारे पापा और भाई ट्रेन में नहीं चढ़े होंगे तो तुम वहाँ पर उनसे मिल लेना। सोनम उसकी बातों में आ जाती है। वो व्यक्ति उसको ट्रेन से उतारता है। अंधेरा काफ़ी था, लगभग रात के 9 बज रहे थे। वो व्यक्ति सोनम को उसका मुंह दबा लेता है। मुंह जोर से दबाने के बाद सीधा सोनम को गोदी में उठा करके उस स्टेशन की यार्ड में लेकर के चले जाता है। यार्ड काफ़ी सुनसान इलाका था, वहाँ पर सोनम को ले जा करके उसके साथ दरिंदगी करता है। रेप करने के बाद जब उसको महसूस होता है कि सोनम का बचना मुश्किल है, शायद वो अब मर जाएगी, तो वो उसको उसी हालत में छोड़ करके वहाँ से भाग जाता है। सोनम, जिसमें अभी भी जान बाकी था, वो अपने आप को जैसे तैसे संभालती है। कपड़े फट चुके थे, उन फटे कपड़ों से अपने तन को ढक करके उस रेलवे स्टेशन के जीआरपी थाना में पहुंचती है और वहां पुलिस से जब शिकायत करती है तो पुलिस के भी हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि मामला इतना ज़्यादा सेंसिटिव था। एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र लगभग 14 साल है, उसके साथ किसी ने इस तरीके की घिनौनी हरकत की है और हरकत उस स्टेशन पर की गई है जहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। अब पुलिस उस व्यक्ति की तलाश में जुट जाती है, लेकिन पुलिस को उस रात कोई कामयाबी नहीं मिलती है और लगभग पुलिस 1 महीने तक हर वो नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश करती है जिसमें उस मुजरिम तक पहुंचा जा सके, कोई एक ऐसा सबूत मिले उसके खिलाफ जिससे उस व्यक्ति तक पहुंचा जा सके। और आखिरकार पुलिस को एक छोटा सा क्लू मिल जाता है जिसके सहारे पुलिस उस असली दोषी तक पहुंचती है, उस असली मुजरिम तक पहुंचती है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो कहानी है वो कहानी है उत्तराखंड की, और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो भी नाम मैं बता रहा हूँ वो नाम मैं आपको नाम चेंज करके बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके के केसों में किसी का रियल नाम नहीं बताया जाता है। तो ये घटना लगभग 27 मार्च 2025 की है। 2025 को सोनम जो है उत्तराखंड के टनकपुर में पूर्णागिरि मंदिर है, वहाँ से उसका पूरा परिवार में वो सोनम, उसके पापा, उसकी मौसी और एक मौसेरा भाई, अब ये लोग लगभग 4 लोग स्टेशन पर खड़े थे और स्टेशन पर ये लोग कासगंज पैसेंजर ट्रेन को पकड़ना था जो कि बरेली होकर के आएगी। तो लगभग 8:45 में इनकी ट्रेन थी। ट्रेन आ करके प्लेटफॉर्म पे लगती है और जल्दी जल्दी में ये लोग ट्रेन पे चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद पता लगता है कि ये लोग स्लीपर डब्बे में चढ़ गए हैं, जबकि इनका जो टिकट है वो जनरल डब्बे का है। तो अब ये लोग जनरल डब्बे में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो सोनम के पिताजी जैसे ही उतरते हैं वैसे ही ट्रेन खुलती है और उनका पैर फिसलता है, वो प्लेटफॉर्म पर गिर जाते हैं। अब उनको बचाने के लिए सोनम का जो मौसेरा भाई था वो दौड़ करके स्टेशन उस ट्रेन से बाहर जाता है और अपने मौसा को उठाता है। तब तक ट्रेन अच्छी खासी स्पीड पकड़ ली थी और सोनम और उसकी मौसी ये दोनों खोजते रहते हैं। और इसी बीच सोनम के साथ एक दरिंदे ने दरिंदगी की सारी हदें पार करके उसके साथ बलात्कार किया। अब जब ये पूरी शिकायत सोनम पुलिस को बता देती है
बताने के बाद जब पुलिस एक्टिव होती है तो पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं आता। लगभग पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही होती, लेकिन हर तरफ पुलिस को नाकामी ही हासिल होती है और पुलिस लगभग 8 टीम तैयार करती है उस असली मुजरिम तक पहुंचने के लिए। पुलिस लगभग उत्तराखंड के टनकपुर से लेकर के मथुरा जंक्शन तक जितने भी रेलवे स्टेशन पड़ते हैं सभी रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है। इस बीच में आने वाले लगभग 500 सीसीटीवी फुटेज को पुलिस बारीकी से देखती है। हर वो व्यक्ति को पुलिस देखती है जिस पे पुलिस को शक हो, और फिर भी पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता है। लगभग 800 लोगों से पूछताछ भी की जाती है और इन 800 लोगों में से किसी के द्वारा कोई भी सुराग नहीं मिलता। और अंत में पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में एक छोटा सा वीडियो दिखता है। उस वीडियो में पुलिस को दिखाई देता है कि जिस रेलवे स्टेशन के आउटर पर ट्रेन रुकी है वहाँ से एक व्यक्ति एक लड़की को उठा रहा है। अब उस सीसीटीवी फुटेज में लगभग रात के 8:45 बज रहे थे, तो इतना साफ सीसीटीवी फुटेज नहीं था, लेकिन पुलिस को उस व्यक्ति की हाइट और उसके चलने के ढंग कपड़े वगैरह से महसूस हो रहा था कि व्यक्ति की जो हालत है वो कैसी है। पुलिस उसके जो सीसीटीवी फुटेज है उसका स्केच निकलवाती है, उसका प्रिंट करके निकलवाती है और पुलिस अब शुरू हो जाती है पूछताछ करने में। लगभग 800 लोगों से पूछताछ करती है, हर ऑटो वाले से, हर ठेला गुमटी जो भी वेंडर वगैरह है रेलवे के, सभी से पूछताछ होती है। इसी बीच एक टैक्सी चालक होता है, वो बता देता है कि ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति उत्तराखंड का रहने वाला है। और जैसे ही पुलिस को ये बात पता लगती है पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है। पुलिस उसकी धरपकड़ में लग जाती है और पता लगता है कि जो व्यक्ति है वो, उसका नाम है चंद्रकेश कश्यप, जो कि उत्तराखंड में कॉस्मेटिक की दुकान चलाता है। अब जब पुलिस को ये छोटा सा क्लू मिल जाता है तो पुलिस अब उसकी धरपकड़ में एक्टिव हो जाती है। पुलिस उत्तराखंड की पुलिस की सहायता लेती है और इसी बीच वो व्यक्ति लगभग निश्चिंत हो जाता है कि अब 1 महीना बीत चुका, हो सकता है केस रफा दफा हो गया होगा और पुलिस कोई छानबीन वगैरह कर नहीं रही है। लेकिन पुलिस अपने काम में एक्टिव थी, वो उस मुजरिम तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। और अंत में वो व्यक्ति ऐसे ही टहलते टहलते बरेली जंक्शन पर पहुंच जाता है। वहाँ पर वो टहल रहा होता है, तभी एक जो टैक्सी वाला होता है वो बता देता है, पुलिस को जाकर के गुप्त सूचना देता है कि साहब जिस व्यक्ति को आप लोग इतने दिन से खोज रहे वो बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर टहल रहा है। अब जैसे पुलिस को सूचना मिलती है पुलिस तुरंत और बरेली जंक्शन का सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू कर देती है और वो व्यक्ति दिखाई दे जाता है कि वो वहाँ पर टहल रहा है। पुलिस तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुँचती है, उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पहले तो वो बहुत आनाकानी करता है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जिसमें वो लड़की को ट्रेन से उतारते हुए दिखा था उस हुलिये से उस व्यक्ति का हुलिया जब मैच कराती है तो एकदम हूबहू मैच हो जाता है। पुलिस शक के आधार पर ही उससे कड़ाई से जब पूछताछ करती है वो तो पुलिस की मार के सामने वो टूट जाता है। टूटने के बाद वो पूरा जो जुर्म है वो कबूल करता है। कबूल करने के बाद कहता है कि साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसके बाद 2-3 जुर्म और वो कबूल करता है कि अभी हाल फिलहाल में एक चलती हुई ट्रेन से एक महिला के साथ उसने महिला के गले से सोने की चैन छीन ली थी। चैन स्नेचिंग वगैरह का भी वो काम करता था और पता ये लग रहा है कि उत्तराखंड में उसकी कॉस्मेटिक की दुकान वगैरह भी, और काफ़ी शातिर चोर है ये जा कर के नेपाल के बॉर्डर वगैरह का जो इलाका वहाँ पर कैसीनो वगैरह में सट्टाबाजी वगैरह खेला करता है और जब पैसे की इसकी कमी पड़ती है तो ये आकर के यहाँ पर चोरी और छिनतई इस तरीके की हरकतें वो करता है और उन पैसों से फिर जुआ खेलना शुरू कर देता है। पुलिस को इसके और बैकग्राउंड के बारे में जानकारी मिली है। बताया ये भी जा रहा है कि ये थोड़ा सा आशिक मिजाज का व्यक्ति है और इसकी 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी से इसके 6 बच्चे हैं और दूसरी पत्नी से इसके 3 बच्चे हैं। कुल लगभग 11 भरा पूरा परिवार है इसका। परिवार में 9 बच्चे और 2 ये 12 लोग हैं। 2 पत्नियां भी हैं और एक ये खुद है। 12 लोग हैं कुल। अच्छा खासा परिवार है। खैर पुलिस के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द था। 27 मार्च से लेकर के लगभग 30 अप्रैल तक पुलिस के हाथ खाली थे और 30 अप्रैल को जब इसकी गिरफ्तारी होती है तब पुलिस राहत की सांस लेती है। खैर इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि हमारे समाज में और हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे हमें सतर्क रहने की, सावधान रहने की ज़रूरत है।
अगर वहाँ पर सोनम थोड़ी सी सावधानी या होशियारी दिखाई होती तो हो सकता है कि उसके साथ जो दरिंदगी की घटना घटी है वो न घटी होती। खैर, आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगले फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ मैं आपके सामने फिर से आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।